हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर आपका 3। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 में से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने अब तक यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले अब तक सबसे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन। ठीक है, हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो शुरू किया था JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? ये गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जैम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये CUT PG के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका CSIR के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका BSc MSc में भी है, BSc एंड MSc में भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है वो पढ़ लिया। फिर हमने जॉन टेलर थ्योरम पढ़ लिया जो कि नॉन लीनियर सिस्टम में होती है। ठीक है, जिसमें सिमेट्री होती है उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, जो अनसिमेट्रिकल होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था और ये क्वेश्चन आता है कि आपको उसमें से दिया जाएगा कि किसमें जॉन टेलर थ्योरम लागू नहीं होती है, फॉलो नहीं करता है, जॉन टेलर थ्योरम फॉलो नहीं करता है। तो अगर उसमें लीनियर सिस्टम है, अगर उस कॉम्प्लेक्स का क्या है लीनियर सिस्टम है, तो वहाँ पर ये जॉन टेलर थ्योरम वो लागू नहीं होगी। जॉन टेलर जो थ्योरम है वो आपका नॉन लीनियर सिस्टम के लिए ही लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद में हमने जो बात की वो JTD के टाइप्स के बारे में बात की। उसमें जेड आउट, जेड इन, एक्सियली आपका एलोंगेशन, एक्सियली कॉम्प्रेस्ड। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग इफेक्ट में देखा कि T2G में, EG में, सबसे पहले EG में देखा। EG के अंदर हम लोगों ने अलग अलग, जिसके EG के अंदर DZ स्कोर में देखा एक बार इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बार हम लोगों ने देखा DX स्कोर, Y स्कोर में देखा। ठीक है, और इसको हम लोगों ने फिर स्टेबिलिटी को जो किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जेड आउट में ज़्यादा है, वो हमने समझा था किसके द्वारा? मिनिमम रिपल्सन थ्योरी के द्वारा समझा था। ठीक है, और उसके बाद में हमने T2G का भी समझा, जिसमें T2G 1 जो D1, D2, D3। ठीक है, D3 में तो होता ही नहीं है JTD, और D4, तो इन सब में हमने एक एक करके पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोगों ने बीच में कुछ JTSE के बारे में भी बताया, CFSE के बारे में भी, और TSE टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, अब तक इतना हो गया है। अब हम लोग, हमारा जो अगला पार्ट है, कल जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने जो बताया था लास्ट में हम लोग लास्ट में किया। उसके बाद में आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है डायनामिक आपका JTD। मतलब डायनामिक JTD क्या है और वो उसके लिए हम लोग उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायनामिक JTD और क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो टॉपिक है आज का अपना डायनामिक JTD। डायनामिक JTD। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कुछ कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉपर H2O 6 2+ मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर मैं आपको यहाँ पर K2 Pb Cu NO2 NO2 6 और आपका TiCl 6 3- और आपका TiH2O 6 3+। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं और लाइन तो थोड़ी मेरी टेढ़ी ही जाती है,
तो यहाँ से आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ है। कॉपर 2+ में क्या होता है, D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D9 में क्या होता है, Eg3 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। Eg3 में Z आउट होता है, ये भी हमें पढ़ा है। और Z आउट में क्या होता है, 2 लॉन्ग होते हैं बॉन्ड और 4 बॉन्ड क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। कॉपर है, 2 बॉन्ड हमने लॉन्ग है, तो 4 क्या है, शॉर्ट है। यहाँ तक इस एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये भी कॉपर का ही है, ये भी कॉपर का ही है, कॉपर 2+ है, इसमें भी D9 है, ये भी Eg3 में है, इसमें भी Z आउट होता है। लेकिन यहां पर एक चीज देखी गई है कि यहां पर हम लोग Z आउट के बाद में 2 लॉन्ग बॉन्ड होते हैं और 4 शॉर्ट बॉन्ड होते हैं। बट यहां पर सारे के सारे जो बॉन्ड है, जो सारे के सारे बॉन्ड है, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सारे के सारे इक्वल पाई गई है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट हमें चीज मिलती है डायनामिक JTD के अंदर। क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल इससे समझते हैं। ये आपका टाइटेनियम 3+ D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें D1 किस में जाएगा, T2G में जाएगा, T2G1 हो जाएगा। T2G1 में क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा, Zn कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था जो T2G1 है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Zn कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और फिर आपका अगर T2G अगर 4 में जाते हैं तो भी वहाँ पर लो स्पिन के अंदर वहाँ पर ये आपका Zn कॉम्प्लेक्स में Zn में चला जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा Zn में क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि Zn में 4 बॉन्ड लॉन्ग हो जाते हैं और 2 बॉन्ड शॉर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर टाइटेनियम, ठीक है, Cl 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 और 2 बॉन्ड हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसा आनी चाहिए और ऐसा आती भी है। लेकिन ये किस में है, टाइटेनियम Cl6 3- के अंदर है। अगर यही कॉम्प्लेक्स में बात करता हूँ H2O के लिए, यहाँ पर लिगेंड अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर आपका टाइटेनियम 3+ है, ये भी D1 ही है, इसमें भी T2G1 ही है, यहाँ भी Zn ही होगा, Zn होगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हम ये करते हैं कि 4 हमारे जो बॉन्ड है वो लॉन्ग होने चाहिए और जो 2 बॉन्ड है वो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा हमारा मानना है और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है, इस डायनामिक JTD के कारण नहीं होता है। और वो कैसे नहीं होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बट अगर ये 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट नहीं होते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे बॉन्ड इसकी तरह क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम लोग यहाँ पर चीज पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉपर वाला है, कॉपर H2O6 2+ के अंदर जो हमारा जेड आउट है उसके अनुसार हमारा जो JTD है वो दिखता भी है, लेकिन K2PbCu कॉपर NO2 6 के अंदर यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। और यहाँ पर अगर टाइटेनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर Zn दिखता है, लेकिन यही चीज़ अपन लोग अगर H2O के अंदर देखते हैं तो ये चीज़ नहीं मिलती है। तब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया, और नया कंसेप्ट आया डायनामिक JTD। अब डायनामिक JTD का क्या खेल है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर दो तरह से आपकी चीज़ें को देखा गया है। डिस्टॉर्शन है वो दो तरह से देखा गया है। किस तरह से? एक तो अपना देखा गया है कि नॉर्मल डिस्टॉर्शन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्टॉर्शन है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन है, टू फीबल डिस्टॉर्शन है, ठीक है, ठीक है। और एक ऐसा डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है जो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल, एक्सियल एंड, ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है वो आपस में एक्सचेंज होती रहती है, वो आपस में क्या हो जाती है, एक्सचेंज होती जाती है, ठीक है। क्या हो रही है, एक्सियल इक्वेटोरियल पे जा रही है, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये आपस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इस बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्सिनियल बिहेवियर, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया गया है बेरी-शूडो रोटेशन, बेरी-शूडो रोटेशन के कारण, यहाँ पर किसके कारण, बेरी-शूडो रोटेशन के कारण एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल के अंदर यहाँ पर क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। और यहाँ पर ये किसके अंदर देखने को मिलता है, जनरली ये हमें जो देखने को मिलता है वो EG में देखने को मिलता है। हम लोग किस में देखने को मिलता है, EG के अंदर में, क्योंकि EG हमें पहले से ही हमने देखा है कि EG में स्ट्रॉन्ग JTD होता है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है T2G के अंदर। वीक डिस्टॉर्शन हमें जनरली किस में देखने को मिलता है, T2G में हमें क्या मिलता है, वीक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका एग्जांपल अभी जो हमने देखा कॉपर NO2 6 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Eg3 हो जाएगा, ये Eg3 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा Eg आपका 3। यहाँ पर जो डायनामिक JTD है, इस वर्ड से ही आप लोग ज्ञात हो गए हैं। डायनामिक का मतलब क्या हो गया था, एक्सचेंज, ठीक है। डायनामिक का मतलब हो गया आपका मोमेंट हो रहा है, किसका, बॉन्ड्स का आप में क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, बॉन्ड्स का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, ठीक है। जो रैंडम मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, ठीक है, रैंडम मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से अब ये होता क्यों है, ये होता है जेड आउट और जेड आउट एंड जेड इन के बीच जो एनर्जी गैप है वो कम एनर्जी गैप है, लो एनर्जी गैप के कारण। अब ये लो एनर्जी गैप क्यों है, और ये लो एनर्जी गैप है थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण है, थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है। थर्मल एनर्जी मतलब जैसे किससे आती है, टेम्परेचर से आती है। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स हायर टेम्परेचर पे आपका क्या दिखाएगा, डायनामिक JTD दिखाएगा। और लोअर टेम्परेचर पे एक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, वो लोअर टेम्परेचर पे क्या दिखाएगा, आपका लोअर टेम्परेचर पे आपका दिखाएगा स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। और वही हायर टेम्परेचर पर क्या दिखाएगा, आपका यहाँ पर
दिखाएगा डायनामिक जेटीडी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो आपस में रोटेशन होने लग जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायनामिक जेटीडी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका स्टैटिक जेटीडी। ठीक है, स्टैटिक जेटीडी। तो आपको यहाँ पर रीजन समझ में आ गया था। मेनली जो रीजन होता है वो थर्मल एनर्जी होता है और इस थर्मल एनर्जी के कारण जो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो गैप कम हो जाता है और इस कम गैप के कारण यहाँ पर क्यों आया कम गैप, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा क्या हो जाता है, डायनामिक जेटीडी बॉन्ड क्या हो जाए, रोटेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसी को क्या करने लग जाते हैं, अगर टेम्परेचर कम करने लग जाते हैं तो वहाँ पर ये जो डिस्टॉर्शन है वो क्या होने लग जाता है, स्टैटिक होने लग जाता है। आपका जो कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन है वो एक फिक्स स्टेट में देखने लग जाता है और हायर टेम्परेचर पे ये मूवमेंट करने लग जाता है और इसी कारण से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ है, ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका क्या देखने लग जाता है, इस डायनामिक जेटीडी के कारण यहाँ पर जो एनर्जी गैप कम हुआ इसके कारण हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या दिखने लग जाती है, लगभग क्या देखने लग जाती है, इक्वल दिखने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगभग इक्वल दिखने लग जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने पीछे किया भी है और भी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको कुछ लिखा देता हूँ। एग्जाम्पल आपका है K2 वाला तो अभी आपने लिख ही दिया है। इसका K2 के बाद आपका रुबिडियम में भी आपको देखने को मिलता है, रुबिडियम Pb। ठीक है, वही कॉपर NO2, मतलब कुल मिला के कॉपर NO2 के जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो ठीक है, और आपका इसी में सीजियम में भी यही देखने को मिलता है, Pb कॉपर NO2। ठीक है, 6। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल और अभी दूसरा हमने अभी किया ही था, टाइटेनियम H2O 6 3+, और आयरन में भी देखने को मिलता है, आयरन H2O 6 2+, इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान रखिए। इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये जो पोटेशियम वाला, इसके ऊपर मैंने जो पोटेशियम वाला जो लिखाया था उसका क्वेश्चन आ चुका है, इस सीजियम वाला का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डायनामिक जेटीडी क्या होती है, टेम्परेचर की इंक्रीज होने के कारण वहाँ पर आपको डायनामिक जेटीडी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी। हमारे एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी क्या है, जेटीडी के क्या एप्लीकेशंस है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक सेकंड, क्या हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी। जेटीडी के क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। हम लोग जनरली क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ ही हमने देखा है। दूसरा है लोअरिंग सिमेट्री। ठीक है, लोअरिंग ऑफ सिमेट्री। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सिमेट्री कम हो जाती है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब और साथ में क्या हो जाता है, काइनेटिक रिएक्टिविटी भी
काइनेटिक रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, अभी हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी का एक एप्लीकेशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है किसकी, Au2+ की। प्रोपोर्शनेशन Au2+, ये क्या मामला है, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो अभी ये क्यों हमें देखने को मिलता है, इसका क्या रीज़न है, यहाँ पर देखेंगे। देखो हमें पता है कि यहाँ पर Au2+ होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसका क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको इंटरव्यू के तौर पे आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑफ Au2+ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Au जो 2+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D9 है, D9 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, Eg3 में है, सॉरी ये किस में है, 5D में, मतलब 5D का ही तो है ये गोल्ड। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर है, तो हमें पता है कि हमारा जो JTD है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग JTD होगा, ये भी हमें पता है, और स्ट्रॉन्ग JTD है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग JTD है पर ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है ये, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो ये फिर स्टेबल कैसे होता है और ये रिएक्शन कैसे होती है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर Au2+ है और Au2+ है, अगर ये D9 में है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Au3+ में, और साथ में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Au+ में, मतलब एक D10 में चला जाता है और एक D8 में चला जाता है। ये जो D10 वाला है, ठीक है, ये यहाँ पर D9 से ये किस में चला जा रहा है, एक मान लीजिए D9 से D8 में चला गया, और एक D9 से किस में चला गया, आपका D10 में चला गया। तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपका एक ही कंपाउंड, मतलब जो एक ही आपका एलिमेंट है उसकी दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, एक कम हो जाती है और एक उससे ज़्यादा हो जाती है, उसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, उसी रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती, जैसे पहले हमने जो पढ़ा है, जैसे कॉपर साइनाइड 6 जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो एक्सियल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और Au+ में जो जेड इफेक्ट है वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाते हैं और वो अनस्टेबल हो जाता है। यही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसी रीजन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, D10 के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर एक बात बोली कि यहाँ पर मैंने कहा कि कॉपर है वो अगर CN6 में है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो ये जेड आउट में है, जेड आउट में है, तो यहाँ पर आप लोगों को CN 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 इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये लंबी होने के कारण ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं,
लेकिन अगर मैं यही बात अगर, क्योंकि कॉपर भी 2+ में है, यहाँ पर कॉपर भी किस में है 2+ में है, अगर मैं यही बात Au2+ में करूँ, Au2+ में करूँ तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होते हैं। यहाँ पर जो Au2+ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हम लोग देखेंगे, मतलब अभी मैंने जो बताया इस रिएक्शन के कारण, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कारण होता है। और इसका अगर मैं पूरा अगर डायग्राम बना के बताऊं Eg और T2G की तरह से, तो मैंने कहा था कि अगर Au2+ D9 Au2+ D9, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मेरा स्प्लिटिंग होती है वो किस में होती है? Eg में होगी सबसे पहले, T2G में होगा, और Eg जो मेरा स्प्लिटिंग होगा वो होगा मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूंगा तो इस तरह से भरूंगा, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है और दूसरे मॉलिक्यूल में भी मेरा इस तरह से ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला जाता है। तो आने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह से बन जाता है। एक में तो क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, ठीक है, मैं Eg ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा आपका, ये पूरा खाली, ये पूरा क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। और अगला जो है ये पूरा भर जाता है, ये पूरा क्या हो जाता है? भर जाता है, ठीक है। ये दोनों T2G है, ये दोनों क्या है? T2G है, ठीक है। और ये Eg है, ये Eg है, तो इसमें ये D10 में चला गया और ये D8 में आ गया। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक नहीं, एक्सियल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। और इसमें कॉपर वाले में क्या हो जाता है? जेड आउट के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक रीज़न यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, कई बार ये भी देखने को आपको मिलता है, इंटरव्यू वगैरह में देखने को मिलता है। जनरली पूछते हैं कि जो गोल्ड है वो 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अनस्टेबल क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे। और यहाँ पर अब तक हमने JTD की बहुत सारी बातें कर ली है, JTD की एप्लीकेशन भी पढ़ ली है, और JTD का जितना आपका एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है उसके लिए हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में अगर हमारा जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्सट्रीम हो जाए, ठीक है, ये होता जाए तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर ये किस में देखने को मिलता है? अगर स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाए, स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एज एक्सट्रीम केस ऑफ जेड आउट, मतलब अगर जेड आउट एक्सट्रीम होने लगे तो फिर क्या है? तो जेड आउट की एक्सट्रीम की कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और उस ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, इसमें स्प्लिटिंग हुई, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई, क्या Eg बना और T2G बना, ठीक है। Eg में 2 ऑर्बिटल, dx स्क्वायर dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर में, और यहाँ पर ये T2G 3 में टूट गया। अब ये आगे और टूटता है, तो इसको आप मान लीजिए ये है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल,
परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब ये और आगे टूटता है माइक्रो स्टेट में, किस में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर में, ठीक है। और ये भी यहां से ब्रेक होगा, डी एक्स वाई, ठीक है। और डी एक्स जेड और डी वाई जेड में टूट जाएगा, ठीक है। ये किस में हो रहा है, ये वाली जो कंडीशन है ये किस में होगी, जेड आउट में। ये वाली किस में होगी, जेड आउट में होगी। जेड आउट में इलोंगेशन होगा, मतलब तभी होगी, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये तभी होगा। अब अगर इसके अंदर और ज़्यादा स्प्लिटिंग होने लग जाए, इसको देखेंगे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर हमारा यहाँ से बेरी सेंटर है, हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसका जो सेंटर है वो हमारा, अगर हम लोग यहाँ से मान लें, बेरी सेंटर अगर हम लोग यहाँ माने, ठीक है, यहीं होता है, तो हमारा स्प्लिटिंग और ज़्यादा अगर होता रहे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी और इंक्रीज हो जाए, और डी एक्स वाई की एनर्जी भी और इंक्रीज हो जाए, और कहाँ चला जाए, बेरी सेंटर से ऊपर चला जाए डी एक्स वाई, और जो डी जेड स्क्वायर है वो नीचे आ जाए, डी जेड स्क्वायर है वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो इनके बीच में अगर हम लोग माने कि ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, ठीक है, और ये जो है ये और नीचे चला जाए, इसकी और कम हो जाए एनर्जी, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है। तो ये वाली जो पूरी कंडीशन है, ये जो पूरी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, ये कंडीशन किसके लिए लागू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर के लिए हमारी ये चीज़ लागू हो जाएगी। जैसे 3D सीरीज में हमारा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो निकल CN4 2-, ठीक है। अगर हम लोग और इसका जेड आउट करें, अगर इसमें डिस्टॉर्शन और ज़्यादा हो, तो ये और एक्सट्रीम में चला जाए, तो वो कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है 4D और 5D में देखने को मिलती है। और ज़्यादा हमें ये जो चीज़ें हैं वो किस में देखने को मिलती हैं, वो हमें देखने को मिलती है 4D में एंड 5D के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डेल्टा 1 करूँ, डेल्टा 2 करूँ, और यहाँ पर अगर मैं डेल्टा 3 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि, एक सेकंड, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डेल्टा 1 की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है डेल्टा 2 से और डेल्टा 3 से, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक चीज़ थी, इसको भी ध्यान रखना है, इसको प्लेनर। तो यहाँ मैं एक अब नया टॉपिक शुरू करूँगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ CFSE, एप्लीकेशन ऑफ CFSE। ऑफ CFSE, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और बेहद रोमांचक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग
आगे बढ़ेंगे कि JTD है इज प्रेजेंट इन, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ BeCl2 BMnCl2 C MnH2O 6 2 plus D CuFt F2 और E HgCl2। इसमें से किसमें JTD प्रेजेंट है? तो यहाँ वीडियो को आप पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए कि किसमें JTD प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ कि आपका जो भी आंसर आया है, इसका जो आंसर है वो है D। JTD केवल यहाँ पर CuF2 के अंदर ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहला अगर किसी ने दिमाग लगाया है तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोवैलेंट है। क्या है? कोवैलेंट है। और क्या है? ऊपर से लीनियर है। तो यहाँ पर JTD नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये D5 है, हाई स्पिन है, ठीक है, और हाई स्पिन है। तो इसमें क्या है? हाई स्पिन है तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी JTD नहीं होगा। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि ये तो MnCl2 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आयनिक क्रिस्टल है। क्या है? आयोनिक क्या है? आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, वॉइड के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर हम लोग इस तरह से कंसीडर करेंगे। तो इस आयनिक क्रिस्टल के चलते ये भी आयनिक क्रिस्टल है। तो इसको तो देख के आप समझ गए कि यहाँ पर D5 है, हाई स्पिन है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें JTD नहीं होगी। या तो C तो ऑप्शन नहीं होना, आपके दिमाग से अनुसार नहीं होना चाहिए जब तक अभी तो पढ़े है। पीछे अगर आपने चीज़ें पढ़ी हो, थोड़ा बहुत अगर आपको पता होना चाहिए, तो मैं CF2 को बाद में पढ़ाऊँगा। पहले HgCl2 को मैं बता दूँ, यहाँ पर HgCl2 होता है ना, वो आपका वेरी लो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आता है। किस में आता है? वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो Hg2+ है, और अगर Hg2+ है और उसके अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन D10 है तो वो जो स्ट्रक्चर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर होगी वो लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर होगी। ये केवल इसके लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये इसके लिए नहीं है। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ये इसके लिए है, अगर मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये Ag+ के लिए, Cu+ के लिए, और यहाँ पर Hg2+ के लिए, ठीक है। यहाँ पर इतनों के लिए ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। आपका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और सबका कॉन्फ़िगरेशन अगर D10 है तो वहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो कैसे दिखती है? लीनियर देखने को मिलती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ CuF2 पर। ये एक आयनिक क्रिस्टल है। ये क्या है? एक आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल है, और कॉपर 2+ में प्रेजेंट है। और ये किस में प्रेजेंट रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है।
और जिस कारण से यहाँ पर ये किस फॉर्म में रहता है, कॉपर F6(4- में रियल में ये ऐसा रहता है, कॉपर F6(4- में रहता है। और इसलिए यहाँ पर इस वजह से अगर हम लोग देखते हैं कॉपर 2+ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D9 हो जाएगा। D9 के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर JTD क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाता है वो क्या जाता है, आपका D जाता है। देखो कंफ्यूजन तो केवल किस में होना था, आपका B और D में थोड़ा कंफ्यूजन होना था। थोड़ा बहुत अगर HgCl2 के बारे में पढ़ा है तो ये तो लीनियर ही जनरली जानते हैं, तो ये लीनियर था, A भी लीनियर था। तो ये था आपका आंसर। और यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ CFSE के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आई है वो है आयनिक क्रिस्टल। मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल क्यों लिया है, ये आयनिक लेटेसी के लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो CFSE का जो पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन है एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर डेविएशन इन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड या फिर ऑक्साइड, हैलाइड्स या फिर ऑक्साइड, ठीक है। हमें क्या है कि लेटेसी एनर्जी के अंदर डेविएशन मिलता है। और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ेंगे, हैलाइड्स में और ऑक्साइड में क्या मिलता है, हमें ट्रांजिशन मेटल में एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है, डेविएशन मिलता है। तो वो किस कारण से है, तो यहाँ पर अपना जो CFSE का जो मेन रीज़न है वो आता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी होता है, हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, एक कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। जो ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी होता है वो हमारा होता है कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी प्लस CFSE, इन दोनों को जो मिलाते हैं वो हमारा बन जाता है ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूं कि कैलकुलेटेड एनर्जी रहती है ट्रांजिशन मेटल के अंदर, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की लेटेसी की बात करता हूँ, हैलाइड और ऑक्साइड की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जर्व हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, ऑब्जर्व हमेशा ही इसके अंदर या तो बराबर रहेगी या फिर ज़्यादा रहेगी कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी से, ठीक है। अगर मैं इसको अगर बराबर है, अगर इक्वल है तो यहाँ पर क्या है, CFSE क्या रहेगी, 0 रहेगी। और CFSE 0 कहाँ रहती है, या तो वो D0 में रहेगी या वो D5 हाई स्पीड में रहेगी या फिर वो D10 में रहेगी। तो यहाँ पर CFSE 0 रहेगी। और अगर CFSE 0 है इसका मतलब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों क्या रहेगी, अपने बराबर रहेगी। और ये दोनों D0, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि D0 एंड D10 ये दोनों हमें किस में देखने को मिल जाते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें भी वो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी यहाँ पर हम लोग ये जनरली ये जो सारे डेविएशन है ये हमें मिलते हैं एक कर्व से, जो हम लोग यहाँ पर एक कर्व देखेंगे और उस कर्व की जो लेटेसी एनर्जी का जो कर्व है वो किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कर्व पढ़ेंगे कि क्या कर्व है, किस तरह से हम लोग उसको लेटेसी एनर्जी और CFSE के साथ में हम लोग इसको रिलेट करते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग इसका जो कर्व है लैटिस एनर्जी का, वो किस किस पे डिपेंड करता है, उसकी कैसी डिपेंडेंसी है उसको देखते हैं। तो जो लैटिस एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है तो एल ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर एल चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर चार्ज के जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो हमारा तीसरा जो कंसेप्ट वो आ जाएगा कि ये साइज के, ठीक है, साइज से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी अगर बढ़ेगी तो साइज घटेगी, साइज घटेगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर हम लोग यही चीज़ अगर 3D सीरीज में देखते हैं, इसमें देखते हैं 3D सीरीज में देखते हैं, तो हमें स्कैंडियम 2+ से अगर लेके जिंक तक जाना है, जिंक 2+ तक जाना है तो हमारा साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे किसके कारण होता है, ट्रांजिशन मेटल कंट्रक्शन के कारण होता है, ट्रांजिशन कंट्रक्शन के कारण होता है। कंट्रैक्शन, और यहाँ पर अगर ये साइज कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो इसका लैटिस एनर्जी बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं इसके कर्व पे, कैसे इसका जो कर्व है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और किस किस के बीच में रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका कर्व है वो लैटिस एनर्जी एंड डी कॉन्फ़िगरेशन के बीच में देखने को मिलता है। किस किस के बीच में, यहाँ से जो डी कॉन्फ़िगरेशन है उसके बीच में, और इसका जो कॉन्फ़िगर, यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, क्या पता मिल जाए कोई। बन नहीं पा रही है अभी, छोड़ो, लोग वापस आते हैं, अपना जैसा हैंडराइटिंग है उसी से बनाते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में है, लैटिस एनर्जी एंड जेड के बीच में, ठीक है। किसके बीच में है, जेड के बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में, मतलब क्या, डी कॉन्फ़िगरेशन, जेड के बीच में मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें पता है कि जैसे जैसे साइज, जैसे जैसे हमारा जो नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये हमें अभी साइज के अनुसार पता चला, जैसे जैसे साइज बढ़ती है, ठीक है, मतलब सॉरी, जैसे जैसे जेड बढ़ता है तो यहाँ पर साइज डिक्रीज होती है, साइज यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, लैटिस एनर्जी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो लैटिस एनर्जी लगातार इंक्रीज हो रही है और वो जो बराबर है, एक तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे D0 पे, D0, फिर हम लोग देखेंगे D5 और फिर हमारा है D10। अब यहाँ तक तो हमें पता है कि ये एक मेन लाइन पे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CFSE इसका 0 रहता है, D0 का, D5 का और D10 का CFSE क्या है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों का जो लैटिस एनर्जी है वो बराबर है, इसी लाइन के ऊपर आएगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर मैं D1 की बात करता हूँ, अगर मैं D1 की बात करता हूँ तो मेरा यहाँ पर होना चाहिए D1,
बट इसकी जो लेटेसी एनर्जी है, ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फिर यही हाल इसमें देखने को मिलता है, D2 में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा ही D3 में देखने को मिलता है, फिर D4 में, ठीक है। अब ये कैसे है, डिक्रीज कैसे है वापस वो भी बताता हूँ। ये D2, ये D3 और ये D4, ठीक है। D5 का मान लेते हैं, जैसे मैग्नीज 2+ है, ठीक है। और D0 मतलब कैल्शियम 2+ ले लो, ठीक है। D10 जैसे जिंक 2+ ले लो, और फिर इसी तरह से हमारा आगे की ओर चलता रहेगा। D5, फिर D6, फिर D7, फिर हमारा D8 और फिर हमारा D9 और फिर D10, ठीक है। देखो हमें पता है कि D1 से D2 की CFSE ज़्यादा होती है, D0 से D1 की CFSE क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमें जनरली पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है किसी को तो आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से इसको EG और T2G के अंदर ब्रेक करके, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, T2G EG में हम लोग ब्रेक करके इसको आसानी से CFSE वाले रूल में आपको जाना है। CFSE कैसे निकालते हैं उसको देख के हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि किसकी CFSE ज़्यादा है, ठीक है। तो D1 से D2 की तरफ आते हैं तो CFSE इंक्रीज हो रही है, D3 तक भी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पर पहले 3 आएगा, 3, फिर यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी CFSE है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, और CFSE डिक्रीज होने के कारण हमारा थोड़ा सा जो लेटेसी एनर्जी है, ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। किसके कंपैरेटिवली, D3 के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। फिर D5 की बात करते हैं तो D5 में क्या हो जाता है, CFSE 0 हो जाती है, जितनी EG की है उतनी T2G की हो जाएगी, और T2G माइनस EG हो जाएगा तो 0 हो जाएगी CFSE। इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है वो आपका कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमें इस तरह से देखने को मिलता है, जो ग्राफ है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें आगे D6 के लिए, D5 से जब D6 में जाते हैं, D5 से जब हम लोग D6 में जाते हैं तो D6 की CFSE और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। D7 में और इंक्रीज हो जाती है, फिर D8 में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहाँ पर आ जाता है जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो D8 है वो D9 के लगभग बराबर होता है। D9 थोड़ा कम होना चाहिए लेकिन D9 थोड़ा क्या होता है, D8 के बराबर होता है। इसका रीज़न है JTSE, इसका रीज़न क्या आ जाता है, JTSE आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरह से बन जाता है, ऐसा इसका ग्राफ बन जाता है। होना कैसा चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद ये ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा अंदर की ओर होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, बट लेकिन वहाँ पर इसका जो रीज़न है, ये जो गैप है वो किसके कारण है, JTSE के कारण है, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कारण है, ठीक है, के कारण है। D9 एंड D8 की लेटेसी एनर्जी क्या हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, बराबर इक्वल हो जाती है, बराबर इक्वल
हो जाती है, ठीक है। किसमें? D9 में थोड़ी सी JTAC ऐड हो जाती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर CFSE के साथ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन D9 में हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ पाए हैं। आप लोगों ने ये जो डायग्राम है ये काफ़ी जगह देखा है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सारी बुक में देखा है आपने, JDL में देखा है, बहुत सारी कुछ बुक्स है उसी में भी देखा है, कोई जैसे कोई एकेडमी है उसमें उसकी बुक्स में भी देखा होगा, किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बोल दीजिए कि ये डाउट है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो चीज़ भी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देंगे, आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो हाईएस्ट ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है वो किस में होगी, या अगर मैं बात करता हूँ हमारे ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ की बात करता हूँ, 3D सीरीज़ की बात करता हूँ, तो यहाँ V2+ की मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यहाँ पर D10 पे D8 पे क्या रहेगा, ये D8 है तो D8 पे हमारा रहेगा निकल 2+ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और ये क्या है, क्रोमियम 2+ है, ये आयरन 2+ है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को भी लगा सकते हैं, मैग्नीज का और फिर जिंक का। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दूं कि गेट और जेम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट रिलेशन पूछे हुए हैं कि वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, जिंक। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि लेटेसी एनर्जी का ऑर्डर लिखिए, ठीक है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे और कॉम्प्लेक्स में इसका ऑर्डर पूछेंगे, तो डायरेक्ट सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस ग्राफ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम लोग सभी पॉइंट्स देखेंगे, और उस पॉइंट्स को पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही तो बात चल रही थी। कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, तो यहाँ पर मैं हाई स्पिन की बात करता हूँ, CFSE की हाई स्पिन की ही बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो D1 से D3 तक मेरी CFSE क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, ठीक है। और फिर मेरा D3 से D5 तक मेरा CFSE डिक्रीज हो गया। ये आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE निकालते हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से पता चलता है CFSE। तो CFSE तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से D6 से D8 तक जाते हैं, तो क्या होता है, CFSE फिर से बढ़ जाती है। और फिर वापस से अगर मैं D9 से D8 तक जाता हूँ, D10 तक जाता हूँ, तो यहाँ पर फिर से CFSE क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये पैटर्न हमें, इस पैटर्न के आधार पे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हैलाइड, और किसके लिए पढ़ रहे थे, हैलाइड और ऑक्साइड के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हैलाइड और ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों क्या है, हैलाइड एंड ऑक्साइड दोनों के दोनों WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। तो इस ग्राफ से क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, हम लोग वो एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि ग्राफ से क्या क्या पॉइंट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। ग्राफ से हमें मिलता है पहला पॉइंट,
एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला जो पॉइंट मिलता है हमें, नो डेविएशन, ठीक है, डेविएशन नहीं मिलता है, ठीक है। कहाँ का नहीं मिलता है? D0 पे नहीं मिलता है, D5 पे नहीं मिलता है और D10 पे नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो कैल्शियम 2+ में, मैग्नीज 2+ में और जिंक 2+ में हमें कोई भी किसी भी तरह का डेविएशन नहीं मिलता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा है मेटल आयन लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन ठीक है। मेटल आयन कितने स्ट्रेट लाइन पे? वही के वही जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़े, 3, ठीक है। 3 स्ट्रेट लाइन है, उसी के ऊपर है, सेम ही चीज है। ट्रांजिशन मेटल आयन ऑन, इसको मैं SL लिख देता हूं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आयन कितने रहेंगे आपके अनुसार? यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आयन कितने रहेंगे? कितने ट्रांजिशन मेटल आयन यहाँ पर? मैं आपको दोबारा से फिर से उसी के ऊपर लेके चला जाता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको, ग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि ट्रांजिशन मेटल कितने हैं इस स्ट्रेट लाइन पे? ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे कितने ट्रांजिशन मेटल आयन है? तो आप लोगों ने सोच लिया होगा अपने माइंड में, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने यहाँ पर हम लोग, थोड़ा एक पेज खाली चला गया बीच में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आयन स्ट्रेट लाइन पे कितने हैं? ठीक है, आपने सोचा होगा 2, ठीक है, बट ये गलत है। ओनली एक ट्रांजिशन मेटल आयन है, कौन सा? मैग्नीज। अरे भाई साहब, जिंक ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं है, वो सीरीज में रखा हुआ भले ही, पर वो ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है, ठीक है, इसीलिए वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो केवल इसमें मैग्नीज 2+ रहेगा। अब चौथे की बात कर लेता है, पीक्स। पीक पे कौन कौन से आयन रहेंगे? पीक्स पे क्या क्या देखने को मिलता है हमें? निकल देखने को मिलता है, और कौन सा देखने को मिलता है? वेनेडियम देखने को मिलता है D8 पे, और D3 पे देखने को मिलता है। और ये किसके कारण है? हाईएस्ट मैक्सिमम CFSE के कारण, हाईएस्ट CFSE के कारण ये देखने को मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आयरन की बात कर लेता हूँ, आयरन 2+ है एंड मैग्नीज 2+ है, मैग्नीज 2+ है, आयरन 2+ है और मैग्नीज 2+ की अगर मुझे लेटेस्ट एनर्जी देखनी है तो किसकी ज़्यादा होगी? आयरन 2+ D6 में है, हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं, और D5 हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके अनुसार किसकी ज़्यादा होनी चाहिए लेटेस्ट एनर्जी? आयरन में फिर से ग्राफ दिखा दो। तो यहाँ पर आप लोगों को किसको दिख रही है? आयरन 2+ की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है ड्यू टू हाईएस्ट CFSE, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। नॉर्मल बिहेवियर, इसका जो रीज़न है वो क्या है, साइज। इसका रीज़न क्या जाएगा, साइज एंड CFSE। इसका रीज़न क्या जाएगा, इसका जो रीज़न है, अगर कोई पूछ ले कि आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, मैग्नीज का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, तो किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, तो आयरन की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो साइज है वो कंपैरेटिवली कम होती है, मैग्नीज से छोटी होती है, और जो CFSE है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है आयरन की। इसीलिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट लेटेस्ट एनर्जी की मिलती है, हमें ज़्यादा मिलती है। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, नहीं यहाँ से काम कर रहा है, भाई लोगों ये तो खिसक ही नहीं रहा है। अच्छा अब अगला अगर मैं कहूँ, मेरा अगला जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, क्रोमियम 2+ और मैग्नीज 2+ की बात करता हूँ, तो उसके अंदर अगर मुझे लेटेस्ट एनर्जी देखने को मिलती है, तो ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये तो अभी आपको पता ही है कि जो मैग्नीज है वो तो स्ट्रेट लाइन पे है, क्रोमियम है वो ऊपर है, इसलिए इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो तो इसकी ज़्यादा रहेगी। अब इसका रीज़न दोगे ना, ड्यू टू ओनली वर्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ का है वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर CFSE है वो बहुत ज़्यादा होती है क्रोमियम 2+ की मैग्नीज के कंपैरिजन में। तो मैग्नीज की CFSE 0 होती है और क्रोमियम की ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इसका रीज़न ओनली CFSE जाएगा, ओनली CFSE जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्रोमियम है, ये एबनॉर्मल, ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ अगर निकल 2+ की, अभी मैंने इसकी बात की थी, और कॉपर 2+ की, इन दोनों की लगभग बराबर होती है ड्यू टू JTSE, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स का नाम आ जाए, निकल 2+, सॉरी निकल F2 और CuF2 की अगर एनर्जी आ जाए, ठीक है, और निकल Cl2 और कॉपर Cl2 की कॉपर, और निकल Br2 और कॉपर Br2 की अगर आ जाए, तो यहाँ पर सबका जो है वो अलग अलग रहेगा। यहाँ पर तो निकल का ज़्यादा है, किसकी बात कर रहे हैं, लेटेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका ज़्यादा है, लेकिन इसकी बात करते हैं तो इसका ज़्यादा है, इसकी बात करते हैं तो फिर इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या देखा जाता है, इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर थोड़ा देखने को मिलता है ड्यू टू JTSE के कारण, यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे 8वां, है हमारा कैल्शियम 2+, मैग्नीज और जिंक। जो हमारे जो टॉप वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो इसी की है 2+, लेटेस्ट एनर्जी है। इसका जो रीज़न जाएगा वो ओनली क्या जाएगा, ड्यू टू ओनली क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर ओनली साइज, यहाँ पर ओनली क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। CFSE का यहाँ पर कोई रोल नहीं है कि मैग्नीज में 0, जिंक में 0, कैल्शियम में 0, इसीलिए यहाँ पर ओनली रीज़न क्या जाएगा, साइज का जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कितने 8 पॉइंट्स देख लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग अगर
कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन अब हम लोग ये जो एग्ज़ाम्पल है वो अगले लेक्चर में करेंगे। और इसके बहुत सारे रीज़न भी, एबनॉर्मल बिहेवियर जो डेविएशन मिलते हैं वो भी देखेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। और उसके बाद में हम लोग ये लेटेस्ट एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद में हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी में एबनॉर्मल डेविएशन देखेंगे या बिहेवियर को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और अगर समझ में नहीं आया, इसमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, ठीक है, कुछ भी जानना हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।